वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो 11th क्लास केमिस्ट्री में से यूनिट नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। तो इस वीडियो में हम जो केमिकल काइनेटिक्स के टोटल कॉन्सेप्ट हैं, ये वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, फिर वो आप टाइम में डिवाइड करते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग से कि क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हम किसको कहते हैं? तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये एक क्या है कि ब्रांच है किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है वो प्रीवियस में हमने काफी ज्यादा डिटेल में समझा हुआ है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है ये एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? इज द स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स रेट? रेट का मतलब होता है स्पीड, रेट का मतलब होता है वेलोसिटी। एक रिएक्शंस की स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हिच फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसके ऊपर? ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो रेडिएशंस होते हैं, कैटलिस्ट जो होता है, इन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ, यानी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को बता रहा था कि जो रिएक्शंस का मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, उसके बारे में जब आप डिस्कस करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज द केमिकल काइनेटिक्स। वो हमारे पास क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स होती है। अब कौन से रिएक्शंस हमारे पास जिनके रेट के बारे में डिस्कस करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शंस होते हैं फास्ट रिएक्शंस, काफी ज्यादा फास्ट, जिनके अंदर हमारे पास आयनिक रिएक्शंस आ जाते हैं। जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं एक AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। 10 पावर हमारे पास ऑलमोस्ट -6, काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, जो सेकंड्स के भी आप काफी ज्यादा पार्ट्स कर दें, डिवाइड्स कर दें, उनमें हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कब रिएक्शन हुआ कब नहीं हुआ। सो ऐसे रिएक्शंस जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस का जो रेट होता है वो रेट आप क्या करते हैं कि नॉट बी मेजर्ड। इन रिएक्शंस का जो रेट होगा वो रेट आप मेजर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शंस थे, तो उनका रेट आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद एक हमारे पास दूसरे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम नाम देते हैं किसका? एज ए स्लो रिएक्शंस का नाम देते हैं, बिल्कुल स्लो रिएक्शंस। जैसे आपका स्टडी करना बिल्कुल स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़े होते हैं, कभी एक टॉपिक पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। तो ये जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करता हूं कि या रस्ट फॉर्मेशंस की बात करते हैं कि रस्ट फॉर्मेशंस जो हमारे पास रिएक्शंस होता है वो काफी ज्यादा स्लो रिएक्शंस होता है। जैसे कि आपने एक आयरन लिया, लोहा लिया, कोई भी टुकड़ा लिया लोहे का, उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शंस करता है तो क्या बना देता है? Fe2O3 की फॉर्मेशंस करता है, रस्ट की फॉर्मेशंस करता है, जंग बन जाती है। तो जंग को लगते हुए मंथ लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे रिएक्शंस जो बिल्कुल स्लो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए रेट वगैरह फाइंड करना, कौन वेट करेगा इतने मंथ ईयर्स। तो ऐसे रिएक्शंस भी का भी जो रेट होता है वो हम कभी भी फाइंड नहीं करते। इनका भी जो रेट होगा वो कैन नॉट बी फाइंड आउट, कि आप उनका भी रेट फाइंड नहीं कर सकते। फिर किसका करेंगे? ऐसे रिएक्शंस जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे पास मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा हमारे पास स्लो, उन रिएक्शंस को नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का नाम दिया जाता है।
और उन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का आप रेट फाइंड कर सकते हैं, उन रिएक्शंस का रेट स्पीड फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप रिएक्शन करवाते हैं N2 का प्लस में 3H2 का, तो प्रोडक्ट्स क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 2NH3 अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन से, जैसे नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड्स बना हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, इनमें न्यू बॉन्ड्स बनेगा, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लगेगा। तो ऐसे रिएक्शंस जो मॉडरेट होते हैं, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो होते हैं, उन रिएक्शंस का रेट हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। हम उसको नाम देते हैं किसका, जो केमिकल काइनेटिक्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस। ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शंस दो फॉर्म में आप फाइंड कर सकते हैं। एक कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, एक कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। की हेडिंग लगाएं कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, और जो हमारे पास दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। ये दो टाइप के रेट होते हैं जो आप यूज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। आसान वर्ड में समझाता हूं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। आप यहां से निकलते हैं स्कूल की तरफ, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ट्रेवल था, यहाँ 3 किलोमीटर का ट्रेवल था, या 4 किलोमीटर था। यहां से लेकर 4 किलोमीटर का क्या है कि हमारे पास सफर है। आपने वो 4 किलोमीटर सफर जो तय किया है, वो टोटल किया है ऑलमोस्ट कितने मिनट्स में, कि आपने सफर किया है वो 8 मिनट्स के अंदर आपने क्या किया कि ट्रेवल किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब बताएं कि ये जो आपने 8 मिनट का सफर ट्रेवल किया स्कूल तक 4 किलोमीटर का, ये बताएं कि इसमें आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या था, आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, आपकी एवरेज स्पीड क्या थी। आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 4 डिवाइड बाय 8 या 8 डिवाइड बाय 4, तो 1 2 4 हमारे पास 3 हो जाएगा कि हर किलोमीटर में आपने 2 मिनट्स लगाए हैं। ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, ये ग्राफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ये क्या था, T1 था, ये क्या है T1 है, और ये हमारे पास क्या है कि T2 है, टाइम 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है T1 और T2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पीड में रिएक्शन हुआ है, तो ये कहलाता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास C2 माइनस में C1 अपान में T2 माइनस में T1। इससे हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये एक हमारे पास जो चेंज हो रही है यहाँ पे अंदर, इसमें जो चेंजिंग्स हो रही है वो एक टोटल टाइम में कितनी चेंजिंग्स होती है, वो चेंजिंग्स जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आप उसको नाम देते हैं किसका, एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का नाम देते हैं। वो हमारे पास कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, आप इसको शो करवाते हैं डेल्टा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स से कन्वर्ट हुआ किसमें, वाई में, तो डेल्टा एक्स अपान में क्या रखते हैं, डेल्टा टी रखते हैं। तो डेल्टा एक्स अपान में क्या होता है कि डेल्टा टी होगा, ये हमारे पास हो जाएगा। एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। टी इज द हमारे पास टाइम को शो कर रहा है, डेल्टा के साथ शो करते हैं। ये एक हमारे पास थ्योरेटिकल चीज होती है जो आपको एक्यूरेट रेट नहीं बताएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कभी भी हमें एक्यूरेट नहीं बताता। फॉर एग्जांपल एक बॉलर है जिसने 6 ओवर करवाए, 6 ओवर में उसने जो स्कोर दिया है वो दिया है 30 स्कोर। अब क्या हुआ, एक ओवर में उसने 0 रन दी, दूसरे ओवर में उसने 6 रन दिए, तीसरे ओवर में उसने 10 रन दिए, चौथे ओवर में दोबारा वो कम हो गया, और 5th ओवर में वो काफी ज्यादा स्कोर दे देता है। तो एवरेज क्या थी हमारे पास वो निकालेंगे, लेकिन जो उसने हर ओवर में अलग अलग की रन्स दी वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रन्स हो कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन होती है, ये हमारे पास एक स्मॉल टाइम के अंदर, स्मॉल इंटरवल टाइम के अंदर जो आप चेंजिंग मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। जैसे कि आपसे मैं पूछूं, आप यहां से जा रहे थे यहाँ P1 से यहाँ तक T2 तक,
ये एक हमारे पास 1 किलोमीटर का था। अगर इसमें टाइम गिवन नहीं होता इंस्टेंटेनियस में, मैं यहां पे आपसे पूछूं कि आप बताएं कि रिएक्शन कितने स्पीड में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आप एवरेज थोड़ी निकालेंगे। अब यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये हमारे पास क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके एक एक्यूरेट क्या करते हैं कि रेट फाइंड करते हैं, जिसको आप नाम देते हैं किसका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसको शो किया जाता है dx अपान में dt के साथ शो करवाते हैं। डी हमारे पास स्मॉल टाइम को शो करती है, डेल्टा एक लार्ज टाइम को शो करती है, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है। अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस हम किसको कहेंगे, देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन से किसको हम कहते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, द चेंज ऑफ रेट ऑफ, तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, द रेट ऑफ चेंज कंसंट्रेशन ऑफ, एक ऐसा हमारे पास रेट स्पीड जिसके अंदर चेंज कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो, दोनों की हमारे पास हो सकती है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर जो हमारे पास चेंज हो रही है कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट्स की, हम उसको नाम देते हैं किसका, रेट ऑफ रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। अब इस रेट ऑफ रिएक्शंस में कुछ पॉइंट्स तो आप यहाँ पे यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कि हमारे पास डी ए अपान में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डी टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स माइनस में हमारे पास 1/2 माइनस डी, डेल्टा यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, डी बी यूज करेंगे, अपान में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, इज इक्वल्स प्लस में ये हमारे पास प्लस में 1/4 प्लस में ये हो जाएगा इसमें डी सी अपान में डी टी, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो आप फाइंड करेंगे। कि यहाँ पे आप जो कोफिशिएंट होता है वो आप 1/2 में रखते हैं, सॉरी अगर 3 होगा तो 1/3, 4 होगा तो 1/4 रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। अब एक होता है रेट जो हमारे पास अपीयरेंस, एक होता है हमारे पास अपीयरेंस, एक हमारे पास होता है डिसअपीयरेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिसअपीयरेंस में और अपीयरेंस में। डिसअपीयरेंस आप उसको कहते हैं जो चीज डिक्रीज होती है, कम होती है। अगर आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे ना, कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास कम हो रही है एक स्पीड के अंदर, तो आप क्या यूज करेंगे, रिएक्टेंट्स आप यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होता है, इंक्रीज होता है एक हमारे पास टाइम के साथ, और प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये रिएक्टेंट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप अपीयरेंस में ये 2 कोफिशिएंट को आप नहीं यूज करेंगे, जस्ट कंसंट्रेशन आप यूज करेंगे। लेकिन कौन सा यूज करेंगे, माइनस डी ए अपान में डी टी हो जाएगा, जिसकी डिसअपीयरेंस है हमेशा नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। तो इज इक्वल्स ये हो जाएगा कि माइनस डी बी अपान में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद अपीयरेंस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है अपीयरेंस बताएं, तो ये चीज क्या होती है, इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट्स हमेशा इंक्रीज होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास के प्लस में डी सी अपान में डी टी हो जाएगा। तो ये अपीयरेंस में और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में ये डिफरेंस होता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट यूज करते हैं पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। जो डिसअपीयरेंस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, डिक्रीज होता है। जो चीज डिक्रीज होगी तो आपके लिए, उसके लिए आप यूज करेंगे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अब बात करते हैं रेट लॉ के बारे में, डिस्कस करते हैं कि एक हमारे पास रेट लॉ क्या है। रेट लॉ सिंपल है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। कि रेट लॉ हम किसको कहते हैं, दिस लॉ वाज गिवन बाय द, ये जो हमारे पास लॉ था ये दिया था किसने, वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग। इस साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था एक रिएक्शंस के बारे में, एक रेट के बारे में, एक स्पीड के बारे में। किसकी स्पीड, चाहे हमारे पास वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन की हो, बैकवर्ड डायरेक्शन की हो,
यहाँ पे तो जस्ट एक डायरेक्शन पढ़ते हैं कि रिएक्टेंस कन्वर्ट्स हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इसने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हमारे पास रेट लॉ हमें बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि इस लॉ के हिसाब से इसका जो कॉन्सेप्ट था कि द रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है, द रेट ऑफ रिएक्शंस जो है, एक रिएक्शंस का जो हमारे पास रेट होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। एक्टिव मास जो हमारे पास होता है किसी भी रिएक्टेंट का, उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड्स करता है। जो हमारे पास रेट लॉ होता है आसान वर्ड्स में, कि जितना एक्टिव मास, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एक्टिव मास, एक्टिव मास हम किसको कहते हैं, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं कि एक्टिव मास होता क्या है। एक्टिव मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास क्या होता है, एक अमाउंट होता है, किसका अमाउंट, एक सब्सटेंस का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास क्या होता है, जो कन्वर्ट होता है, क्या कन्वर्ट्स होता है, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स हो रहा है किसमें, इनटू प्रोडक्ट्स के अंदर, आप उसको नाम देते हैं किसका, एक्टिव मास का नाम देते हैं। मतलब कि वो अमाउंट जो जस्ट कन्वर्ट्स हो, जो वेस्ट में है, आप उसको एक्टिव मास नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन था ना, ए को कन्वर्ट्स किया किसमें, बी में, ये 80 ग्राम्स किसका था, ए का था, लेकिन ए जो है वो बी जस्ट 30 ग्राम्स बना रहा है, बाकी जो यहाँ पे 50 ग्राम से वो वेस्ट है। तो हमारा जो एक्टिव मास होगा वो 30 ग्राम्स होगा। अब ये एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि फास्ट होता है। उसके बाद इस एक्टिव मास को हमेशा एक स्फीयर में यूज करते हैं, ये यहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी जो एक्टिव मास है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास कंसंट्रेशन फॉर्म में भी हो सकता है। कंसंट्रेशन में C इज इक्वल्स N अपान में V, N अपान में क्या होता है, V होता है, और C इज इक्वल्स N अपान में V जो हमारे पास है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे ये यूज करते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब। अगर प्रेशर में होगा तो एटीएम में आप यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में होगा तो मोल में। एक्टिव मास किस फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो हमारे पास ये लॉ होता है ना, ये कहता है किसी भी रिएक्शंस का जो रेट होगा, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होगी, वो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। तो जैसे कि हमारे पास N2 को प्लस में 3H2 को हमने कंबाइंस किया, फॉर्मेशन की किसकी, 2NH3 अमोनिया की फॉर्मेशन की। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो स्पीड डिपेंड्स करेगी एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। किसके साथ, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के साथ डिपेंड्स करेगा। अब यहां पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि आप ये जो कंसंट्रेशन यूज करेंगे रिएक्टेंट की, वो किसकी यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमें बताएगा, क्योंकि कुछ जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस होते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस सारे के सारे, या जिस रिएक्शंस के अंदर आप एक रिएक्टेंट एक्सेस में लेते हैं, फिर उनकी कंसंट्रेशन को इग्नोर किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर, वो डिपेंड्स नहीं करते रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। तो ये जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके साथ, ये एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट्स को, इसको मैंने शो किया N2 के साथ, यहाँ पे 1 लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये H2 गैस है और H2 गैस का कोफिशिएंट 3 है, तो पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इस डायरेक्टली को हटाएं, यहां से चेंज करें, कन्वर्ट करें, तो आप यहां पे एक रेट कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल्स के, और यहाँ पे N2 पावर में 1 और ये H2 पावर में 3, ये हमारे पास क्या हो गया, एक रेट ऑफ रिएक्शंस की स्पीड आ गई, रेट लॉ की स्पीड आ गई, यहां से पता चलेगी। अब उस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप नाम देते हैं किसका, एज रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। इस रेट कांस्टेंट्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, ये जो रेट कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेट कांस्टेंट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड्स नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन
ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड्स नहीं करता। कौन सी चीजों के ऊपर? ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड्स नहीं करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड्स नहीं करेगा, ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड्स नहीं करेगा, ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड्स नहीं करेगा, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड्स नहीं करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड्स नहीं करेगा, ये एक कैटलिस्ट के साथ डिपेंड्स नहीं करेगा। रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो जस्ट डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? डिपेंड्स ऑन द, ये टेम्परेचर के साथ डिपेंड्स करता है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवरी 10 सेल्सियस, आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख दें, जो हमारे पास एवरी 10 सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो रेट कांस्टेंट को डबल करता है। रेट कांस्टेंट को क्या करेगा? डबल करेगा। जब आप एवरी 10 सेल्सियस राइज करते हैं टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इंडिकेट और इकेट्स क्वेश्चंस के हिसाब से, कि रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, किसके ऊपर डिपेंड्स नहीं करता। ये जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड्स करेगा और किसी के ऊपर भी डिपेंड्स नहीं करेगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट? यूनिट रेट कांस्टेंट क्या 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 होगा? देखिए, dx अपॉन में dt इज इक्वल्स k, और यहाँ पे आपने कंसंट्रेशंस लिखी N2 की, और प्लस में आपने कंसंट्रेशंस लिखी H2 3, ये पावर में 1। तो x जो है वो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का यूनिट्स होता है के नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन बराबर है C इज इक्वल्स N अपॉन में V के। तो ये मोल और पर में हमारे पास लीटर, और टाइम का यूनिट्स क्या होता है? टाइम का यूनिट्स होता है सेकंड। तो अगर इसके ऊपर ट्रांसफर करूं तो ये हो जाएगा मोल, और ये लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एक यूनिट ये हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा मोल, और ये हमारे पास डीएम माइनस का क्यूब, और ये सेकंड इनवर्स ये हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन एटीएम में है तो ये हो जाएगा एटीएम, और ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ये यूनिट्स हो जाएगा। अब जो हमारे पास रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शंस का यूनिट है। किसका? रेट ऑफ रिएक्शंस का ये यूनिट है। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस का यूनिट होता है, इस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ये डिपेंड्स करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जीरो, सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ये होते हैं। इनको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो जो रेट कांस्टेंट्स का ऑर्डर है, यूनिट है, वो हो जाएगा मोल, और उसके बाद हमारे पास लीटर इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पे यूज करते हैं 1 माइनस में n सेकंड इनवर्स। ये 1 कांस्टेंट है, n फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 1 रखेंगे, 0 होगा तो 0 रखेंगे, 2 होगा तो 2 रखेंगे, 3 होगा तो 3 रखेंगे, हाफ होगा तो हाफ रखेंगे, वो रखेंगे आप यहाँ पे n की जगह पे। तो ये यूनिट्स क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट्स का डिफरेंट हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस। बाद में मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करवाता हूं। तो पहले फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स कैसे डिपेंड करते हैं, कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस। ये जो टॉपिक होता है केमिकल काइनेटिक्स की जान है, समझे, कि रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम उनको डिपेंड्स करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का। जो एक रिएक्टेंट की नेचर होती है वो काफी ज्यादा डिपेंड करती है एक रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में इनको क्लासिफाइड करता हूं। नंबर 1 स्टेट के साथ, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कौन सी? एक होता है हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर रिएक्टेंट्स आपका गैसेस में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी उसके पास सबसे ज्यादा होगी तो उसके अंदर कोलियंस काफी ज्यादा होगी। अगर जो रिएक्टेंट्स कोलियंस ज्यादा करते हैं ना,
वो रेट ऑफ रिएक्शन से भी काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो जो गैसेस होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन से, उसके बाद लिक्विड एंड द लास्ट में हमारे पास सॉलिड। जो सॉलिड में रिएक्टेंट्स होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल स्लो होता है, फास्ट नहीं होता। वजह क्योंकि उनके पास कोवैलेंस नहीं होती। अगर उनके पास कोवैलेंस नहीं है तो उनके रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा, उतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास डिपेंड्स करता है वो जो आप सॉल्यूशंस बना रहे हैं वो सॉल्यूशंस कौन से फॉर्म में है। सॉलिड सॉल्वेंट को आपस में कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट्स को, तो अगर हमारे पास होगा होमोजीनियस, अगर हमारे पास वो हुआ होमोजीनियस के अंदर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है काफी ज्यादा फास्ट एज कंपेयर टू द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन से। जो हमारे पास हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं उनके पास हमारे पास इतना ज्यादा नहीं होता। वजह क्या होती है, हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट्स आपस में जब कंबाइन नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे, जो चीज डिसॉल्व नहीं हो रही, मिक्स नहीं हो रही, वो एक दूसरे के साथ कोवैलेंस भी नहीं करती, अफेक्टिव कोवैलेंस नहीं होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। उसके बाद ये डिपेंड्स करता है एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के ऊपर। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट्स होते हैं मेटल और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल। अगर मेटल के पास मेटालिक कैरेक्टर्स काफी ज्यादा ग्रेटर होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन भी काफी ज्यादा फास्ट शो करेगा। जैसे आप टॉप टू बॉटम में आते हैं तो हमारे पास ये होता है लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम। देखिए टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ती है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा फ्री तो वो आसानी से लॉस कर देता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा वो फास्ट रिएक्शंस काफी ज्यादा शो करेगा, तो आसान है। और जिस नॉन मेटल के पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ज्यादा होगा वो भी काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आप इनको नॉन मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। अब इनमें जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन जल्दी करेगा, फास्ट करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, काफी ज्यादा फास्ट शो करवाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन वो फास्ट करता है, एबिलिटी उसके पास ज्यादा होती है, जिसकी साइज कम, न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन के पास ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो नॉन मेटल के पास भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होना चाहिए, तो वही रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं कि फास्ट शो करवाते हैं। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो होता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। सरफेस एरिया जितनी ज्यादा ग्रेटर होगी रिएक्टेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, वो रेट ऑफ रिएक्शंस भी उतना ज्यादा फास्ट शो करते हैं। जैसे पाउडर होता है किसका, एक वुड का, लकड़ी का। उस पाउडर लकड़ी को अगर आप हीट देंगे तो वो जल्दी में क्या होती है कि बर्न कर लेती है, जल जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक लकड़ी को हीट करते हैं तो वो जल्दी में बर्न नहीं होती। तो जितना पाउडर में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स कि आप उसकी सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, और जिस चीज की आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नंबर पॉइंट थर्ड, जो रेट ऑफ रिएक्शन से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ, एक्टिव मास के साथ। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया कि ये कंसंट्रेशन जो होती है उस कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वजह क्या है, आप एक रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसके अंदर कोवैलेंस बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, वो चीज हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, इफेक्टिव कोवैलेंस होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज दी हैव अ मोर कंसंट्रेशन टू मींस के मोर इफेक्टिव कोवैलेंस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है कि फास्ट होता है। उसके बाद पॉइंट्स नंबर 4, रेट ऑफ रिएक्शन जिसका डिपेंड्स करता है वो है प्रेशर, कि जो प्रेशर होता है। अब आपको एक पॉइंट्स बता दो, प्रेशर क्या करता है, हमेशा यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे कि हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस है, इनके ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं। वजह क्योंकि प्रेशर देकर हम क्या करवाते हैं, कोवैलेंस बढ़ाते हैं, उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, और जो चीज पहले ही कंप्रेस है आप उसको प्रेशर देकर क्या कंप्रेस करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते। तो प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड लिक्विड के ऊपर नहीं पड़ता। हाँ, अगर हमारे पास गैसेस हो तो गैसेस के ऊपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ।
गैसेस में, क्योंकि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा दूर होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स को प्रेशर देकर हम कंप्रेस करते हैं, क्लोज करते हैं, ताकि वो कोलियंस कर सके, इफेक्टिव कोलियंस हो। तो जब वो आप उनको क्या करें, प्रेशर देकर वॉल्यूम आप उनका डिक्रीज करें, और वॉल्यूम जब उनका डिक्रीज होगा तो कोलियंस बढ़ेगी, तो उनमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं नंबर पॉइंट्स 5 कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कोलियंस के अंदर जो मॉलिक्यूल एक प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है, वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स हमेशा कब बनाएगा, जब वो इफेक्टिव कोलियंस करेगा। और इफेक्टिव कोलियंस तब करता है जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आप अभी याद रखें रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था इज इक्वल्स के अपान में ए, ये रखा था। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। कि अगर टेम्परेचर इस के वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है 10 टाइम्स, हर 10 सेल्सियस इंक्रीज पे जो के का वैल्यू होता है वो डबल होता है रेस्ट कांस्टेंट का, अगर इसका वैल्यू डबल होगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई हो गए तो जवाब भी उतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास 6 है, वो है कैटलिस्ट। वो क्या है, कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई चेंजिंग्स नहीं करता। कैटलिस्ट चेंज करता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। अब आप सोच रहे होंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या, मैं बताता हूं, बाद में समझाता हूं, थोड़ा सा वेट करें कुछ मिनट्स। कि एक होती है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की अगर पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं, व्हाट इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होता है, एक अमाउंट एक इसका सब्सटेंस का, एक ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच स्पीड अप द रिएक्शंस, जो स्पीड अप करता है किसको, रिएक्शंस को, स्पीड अप द रिएक्शन, जो स्पीड अप करेगा रिएक्शंस को, आप उसको नाम देते हैं कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट कभी भी टेक पार्ट रिएक्शंस के अंदर नहीं लेता, कि नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शंस, ये कभी भी रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट नहीं लेगा। हमेशा रिएक्शंस को फास्ट करके, जो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं उनको स्लो करके खुद यहां से निकल जाता है। एक कैटलिस्ट जो हमारे पास होता है, ये कैटलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ये हमारे पास 2 टाइप के कैटलिस्ट हैं। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज करते हैं, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्यों, रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज तब होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट का जो काम होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना होता है। क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये भाई साहब एक्टिवेशन एनर्जी जो है उस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये एक एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करने में प्रोडक्ट्स में, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो रास्ता, वो पाथ जिस पाथ से रिएक्शंस कन्वर्ट्स होता है। और जहां पे डिक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शंस को, इट मींस कि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी को ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसको आप नाम देते हैं, कैटलिस्ट का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइन थी, 6 हमारे पास फैक्टर्स थे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, दूसरी पॉइंट से बता दूं, जो कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होते हैं ना, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। वो रेट ऑफ रिएक्शंस को काफी ज्यादा फास्ट क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं। वो मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट की पॉइंट्स में आप इनको शुमार करते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया की वजह से वो क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को काफी ज्यादा फास्ट कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। यहां तक कोई भी क्वेश्चन से आप कमेंट्स में लाजमी पूछें हमसे, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। अब डिस्कस करते हैं किसको, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, लास्ट टॉपिक, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी। इनको अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता क्या है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट। ये एक नंबर होता है रिएक्टेंट का जो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शंस, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शंस को आप उसको नाम देते हैं किसका, एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, जो या तो हमारे पास 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये हमारे पास -1/2 भी हो सकता है, हाफ, या हमारे पास ये एग्जिस्ट कर सकता है किसमें, माइनस में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू भी इसका हो सकता है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे अभी मैंने बताया सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी होता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं। 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाफ, नेगेटिव, फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे क्या है कि ए को कंबाइंड किया, स्मॉल m ए को, प्लस में मैंने बी के साथ इसको रिएक्शन करवाया, स्मॉल n बी, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, यहाँ पे एक सी की फॉर्मेशन सी। तो इसका रेट फाइंड करने के लिए आपने इक्वेशंस रखी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होता है वो इज इक्वल्स के, और यहाँ पे ए के ऊपर पावर हमारे पास क्या हो जाएगा m, और यहाँ पे बी के ऊपर पावर क्या हो जाएगा हमारे पास n। इन कोएफिशिएंट को, सम ऑफ द एक्सपोनेंट पावर जो होता है, इनको जब आप सम करते हैं, जो हमारे पास m प्लस में n इज इक्वल्स, यहाँ पे जो नंबर मिलेगा, m इज द नंबर, कौन सा, जो हमें एक एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, कि उस नंबर को आप यहाँ पे रखेंगे, n के नंबर हमारे पास है जो एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, इन दो नंबर को जब आप सम करेंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आएगा। स्टार्ट करते हैं 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ए को बी के साथ कंबाइन किया है, प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास सी। मैंने देखा कि यहां पे 2 मोलरिटी कंसंट्रेशन थी, ये भी 2 मोलरिटी कंसंट्रेशन थी, इसका जो रेट था वो मेरे पास था 4, रेट ऑफ रिएक्शन जो था, स्पीड थी। फिर मैंने क्या किया, इसमें से बी को मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने फिक्स किया, मैंने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, अब 4 कर दी। फिर देखा रेट चेंज नहीं हो रहा, कि आप जितनी भी कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट की इंक्रीज करें, रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर कोई भी चेंजिंग्स ना हो, वो सेम का सेम रहे, हम उसको नाम देते हैं किसका, एज अ 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का नाम देते हैं कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास, जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। वजह क्या है, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड्स नहीं करते। 0 ऑर्डर रिएक्शंस हमारे पास क्या होता है, जो रेट होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, ये डज नॉट डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड्स नहीं करता, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, या आप यहाँ पे प्रेशर भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। टेम्परेचर को यहाँ पे वर्ड्स में शो नहीं करवाता, प्रेशर, कंसंट्रेशन या वॉल्यूम वगैरह यूज कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड्स नहीं करते। जो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है ओनली डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट, ये डिपेंड्स करते हैं किसके ऊपर, सनलाइट के ऊपर डिपेंड्स करते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशंस, लाइट की प्रेजेंस में आप किसी की फॉर्मेशंस करवाते हैं। तो प्लांट्स में जो शाम के टाइम आस्ता आस्ता वो मुरझा जाते हैं, वजह क्या होती है कि वो लाइट को ट्रैप नहीं कर पाते, लाइट नहीं पड़ती उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो मुरझा जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास रिएक्शंस जो
कंसंट्रेशन वॉल्यूम प्रेशर पर डिपेंड्स ना करें, ओनली डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट। जैसे कि CO2 को कंबाइंस किया H2O के साथ, तो फॉर्मेशन से किसकी C6H12O6 की फॉर्मेशन से, तो यहाँ पे 6 आपने H2O CO2 लगाए थे, ये आपने यूज कर दिया, तो ये हमारे पास बना। प्लस में यहाँ पे क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 2 हमारे पास ये 12 प्लस में 6 12 और प्लस में हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो O6 से, तो ये 6 ऑक्सीजन प्लस में 2 ये 8 हमारे पास। बाकी इसमें आप जो ऑक्सीजन से वो बैलेंस कर दे, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दे, 16 ऑक्सीजन हो जाएगी। तो जो हमारे पास इस रिएक्शंस के जो डिपेंड करता है, ये सनलाइट के ऊपर डिपेंड्स करता है, और जो रिएक्शन सनलाइट के ऊपर डिपेंड्स करेंगे वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। कि जो रिएक्शंस हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्लोरिनेशन होती है, हेलोजिनेशन होता है, कि जिनमें आप सनलाइट यूज करते हैं, वो सारे रिएक्शंस हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होंगे। इनका जो यूनिट्स होता है वो कैसे यूज करेंगे, यूनिट्स ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। देखिए बताया था, ये मोल और ये पर डीएम क्यूब हमारे पास माइनस में 0, तो 1 माइनस n था, और ये सेकंड इनवर्स। तो अगर ये 1 में से 0 माइनस करें, बाकी बचेगा सेम, तो यूनिट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल, ये डेसीमीटर माइनस का क्यूब, सेकंड का इनवर्स। ये यूनिट्स होता है किसका, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट्स होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस थी जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से मैंने बताई आपको। अब डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होगा, तो उसको अगर हम एक्सप्लेन करें, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन करवाया, ए को प्लस में बी के साथ रिएक्शन करवाया, फॉर्मेशन सी किसकी, सी की। तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसमें से अमाउंट देखें। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये 2 था, यहां पे भी 2 मोलर कंसंट्रेशन थी, ये भी 2 मोलर कंसंट्रेशन थी। जो रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या था, हमारे पास 2 था। अब अगर हमारे पास, मैंने बी को यहां पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, बी को मैंने फिक्स कर दिया। अगर ए की कंसंट्रेशन को मैं डबल करता हूं, 2 और मैंने बढ़ा दी, तो 4 मोलर कंसंट्रेशन हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी हमारे पास 4 हो जाए, कि जितने टाइम्स आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज करें, उतने ही टाइम हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जितने टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आप इंक्रीज करें, तो 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज हो जाए, वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। आप उसको नाम देते हैं किसका, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का नाम देते हैं। कि जिन भी रिएक्शंस के अंदर हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास A2A था, बन रहा था 2C बन रहा था, तो आप रेट ऑफ रिएक्शंस जो यहां से यूज करेंगे इज इक्वल्स K, और ये A के ऊपर पावर क्या लगा देंगे 1। अब ये 2 नहीं रखेंगे, वजह क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जितने टाइम्स हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, उतने टाइम्स हमारे पास रेट भी बढ़ा है, तो यहाँ पे रखेंगे 1, और 1 हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करवाता है। तो इसके जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ मैं एग्जांपल्स लिखवाता हूं, कि जो आप इसके अंदर लिख दें। जैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये COOH मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे ये हमारे पास जब आप इसको हीट करते हैं, डेल्टा H प्रोवाइड करते हैं, तो ये फॉर्मेशंस करता है किसकी, ये फॉर्मेशंस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में O2 की फॉर्मेशंस करता है, तो ये इसमें से बन जाता है। तो ये जो हमारे पास प्लस में हाइड्रोजन में से निकलेगा, तो H2O वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शंस होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास कहलाता है। जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम इंक्रीज करते हैं, उतना ही रेट बढ़ता है। इसका एक और एग्जांपल हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का, जो आप इसमें नोट आउट कर दें, कि जैसे कि हमारे पास H2O2 है, H2O2, इसको जब हम हीट करते हैं, तो ये H2O वाटर प्लस में क्या करता है, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करके देता है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन होता है जिसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का। जैसे कि हमारे पास दूसरा है कि N2O5 को जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये फॉर्मेशंस करता है 4NO, 2Na2 हमारे पास 4NO प्लस में ये फॉर्मेशंस करके देगा हमें किसकी, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशंस करेगा, डेल्टा H यूज करते हैं।
तो ये एग्जाम्पल्स है किसके, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं जो आपने लाजमी याद रखने हैं। अब डिस्कस करते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को, कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। देखिए सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास कैसा होता है। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बना रहा था, क्या सी बना रहा था, ये रिएक्शंस था। अब इसमें देखें यहां पे 4 कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शंस भी हमारे पास 4 है। जितनी कंसंट्रेशन हमारे पास ये रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर मैंने क्या किया इसके अंदर 2 टाइम्स कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज किया, और जो रेट ऑफ रिएक्शन से ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाए, ये क्या हो जाए 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, कि अगर आप 1 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को तो 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए, मतलब डबल। कि अगर यहां पे 4 पे हमारे पास क्या था, 4 था, अगर मैंने 1 टाइम्स इनको इंक्रीज किया तो ये डबल हो जाए। अगर मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो 2 टाइम्स अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो ये हमारे पास 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन से। अगर 4 टाइम्स मैं इंक्रीज कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को तो 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए, मतलब डबल हो जाए। आप उसको नाम देते हैं किसका, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाम देते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा ये ए और एक्सपोनेंट में 2 रख देंगे, क्योंकि जितने टाइम्स आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें उसके डबल टाइम्स रेट बढ़ाए, हम उसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा कि यूनिट ऑफ द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैंने लिखा मोल और ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब, और ब्रैकेट में यहाँ पे वन माइनस क्या था कि 1 माइनस में 2 रखेंगे। अच्छा जो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट भी बताता हूं, नहीं बताया, तो 1 माइनस में 2 में से हमारे पास जाएगा, बाकी क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 सबको हो जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा मोल माइनस में 1 और ये डेसीमीटर माइनस का क्यूब हो जाएगा, और ये सेकंड इनवर्स ये यूनिट्स हो जाएगा। और उसका जो यूनिट्स था वो ये था कि हमारे पास मोल और ये पर डेसीमीटर हमारे पास क्यूब था, और ये 1 माइनस में 1 सेकंड इनवर्स, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का यूनिट होता है। सेकंड इनवर्स इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट्स होगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, बात करते हैं कि जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ, अच्छा इसके एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखवा है, इसके एग्जांपल्स लिखते हैं जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के होते हैं। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का एक रिएक्शन हमारे पास है 2O3 ओजोन को जब हम क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डेल्टा एच हम इसको प्रोवाइड देते हैं, हीट देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का एग्जांपल्स है। दूसरा जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स होता है इसका कि 2Cl2O2 Cl2O हमारे पास जो होता है, तो जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं, हीट देते हैं जब आप इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2Cl2 गैस के अंदर प्लस में O2 की क्या करेगा कि फॉर्मेशन करके देगा। ये भी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का एग्जांपल्स होता है। जैसे कि हमारे पास दूसरा एग्जांपल से सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का कि जो हमारे पास एसिटिक एसिड को, ईस्टर को CH3C हमारे पास डबल O के आप इसका रिएक्शंस करवाते हैं C2H5 का प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ईस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस, तो ये प्रोडक्ट्स हमें फॉर्मेशन करके देता है, 2 प्रोडक्ट्स बना के देगा। CH3 ये COONA की फॉर्मेशन करेगा प्लस मिथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा। C2H5 तो C2H ये हमारे पास 5 इसके साथ OH इसकी फॉर्मेशन करके देता है। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन से ये भी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का एग्जांपल्स होता है। एग्जांपल्स आपको याद हो कुछ एग्जांपल्स जो हैं फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के। अच्छा दूसरा हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर था इसका जो हाफ टाइम होता है T हमारे पास 1/2 जो होता है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, जस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो ये भी चीज आपकी क्लियर हो, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड्स नहीं करता, रेट कांस्टेंट्स के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो अब डिस्कस करते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या कहलाएगा। देखिए आप कॉन्सेप्ट तो समझ चुके होंगे कि अगर हमारे पास 1 टाइम्स इंक्रीज करें, 1 टाइम रेट भी बढ़ जाए तो फर्स्ट, अगर हमारे पास 1 टाइम इंक्रीज से 2 टाइम्स रेट बढ़ जाए तो सेकंड,
अगर हमारे पास 1 टाइम्स इंक्रीज से 3 टाइम्स रेट बढ़ जाए तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। थर्ड ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शंस हमारे पास होगा उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए कंसंट्रेशन को आप बना रहे थे सी, 2A 2C की फॉर्मेशन करा था, ये हमारे पास 2 टाइम्स था तो रेट भी हमारे पास 2 टाइम्स था। मैंने क्या कर दिया कि 4 टाइम्स इसकी कंसंट्रेशन कर दी, 4 मोलरिटी कर दी, 2 टाइम्स बढ़ाई और ये रेट ऑफ रिएक्शन 6 हो जाए। तो मतलब जितने टाइम्स एक टाइम्स आप क्या करें कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें और 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए, वो कहलाता है हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। कि अगर 3 टाइम्स आप बढ़ा रहे तो 3 के ट्रिपल कर दें आप उसको, 6 टाइम्स हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो जाए। तो जिसके अंदर आप 1 टाइम बढ़ाएं और 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो जाए वो कहलाता है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल्स के, और यहाँ पे ए के ऊपर पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ये 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिला। कि अगर आप 1 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो 3 टाइम्स क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका यूनिट क्या होगा कि जो हमारे पास यूनिट ऑफ द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का, थर्ड का क्या होगा कि ये हमारे पास हो जाएगा मोल, और यहाँ पे हमारे पास ये डेसीमीटर माइनस का क्यूब, यहाँ पे 1 माइनस में 3 सेकंड इनवर्स, बाकी क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, तो ये मोल माइनस का 2 और ये डेसीमीटर क्यूब माइनस का 6 सेकंड इनवर्स। ये यूनिट्स होता है किसका, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का, जिसका यूनिट्स होता है। अच्छा, इसके आप एग्जांपल्स लिख लें कि जैसे कि हमारे पास रिएक्शंस करवाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशंस करते हैं, 2NO को प्लस फॉर्मेशंस ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास जो बनाता है 2NO2 बनाता है, ये इसकी फॉर्मेशंस करता है। ये हमारे पास क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है इक्वल्स के, यहाँ पे NO की जगह पे हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे O2 की जगह पे क्या रखते हैं, 1। तो जो हमारे पास 2 प्लस में 1 इज इक्वल्स क्या होता है, 3 होता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। इसका जो एक दूसरा एग्जांपल्स होता है कि 2NO को रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, प्लस में Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो 2NOCl फॉर्मेशंस करता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड्स की फॉर्मेशंस करता है। ये भी एग्जांपल्स होता है किसका, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का होता है। एक होता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, यहाँ पे ये चीज होता है जैसे कि हमारे पास एस्टरिफिकेशंस करवाते हैं, आप किसी का शुगर के साथ वाटर का रिएक्शन करवाते हैं, ईस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि जैसे कोई भी आपको रिएक्टेंट्स है इसमें से आपको, जैसे हमारे पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि शुगर का C12 H22O11 आपने इसका रिएक्शन करवाया H2O वाटर के साथ, तो ये प्रोडक्ट्स क्या देता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करके देता है, C6H12O6 की फॉर्मेशन करके देता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बनता है। इसमें ये जो वाटर है ना, ये वाटर एक्सेस में है, वाटर क्या है, एक्सेस में है। मैंने आपको पहले ही बताया जो चीज एक्सेस में होती है आप उसको इग्नोर करते हैं। ऑल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस के अंदर जो वाटर होता है वो हमेशा एक्सेस होता है, उसको हम नहीं यूज करते। तो जस्ट इसकी कंसंट्रेशन को देखेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन फर्स्ट पे डिपेंड्स करती है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के आप यूज करेंगे। ये C12H हमारे पास 22O11 यहाँ पे रखेंगे 1 और यहाँ पे H2O वाटर और उसके ऊपर रखेंगे 0, तो 1 प्लस में 0 इज इक्वल्स 1 होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन कौन सा, सीडो फर्स्ट। क्यों सीडो फर्स्ट कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर पावर 0 है, उसके ऊपर डिपेंड्स नहीं कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन से। जिसके ऊपर डिपेंड्स नहीं करेगा आप उसके साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास जो कहलाता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। अब डिस्कस करते हैं इन द लास्ट टॉपिक हमारे पास, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी।